खास मुलाकात। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा का यह विशेष एपिसोड, इलेक्शन एनालिसिस। उत्तर प्रदेश खास तौर से देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, भाजपा बहुमत में आ चुकी है। सपा के वोट परसेंटेज में 11% का इजाफा है। वो सत्ता में आने का द्वार नहीं खोल पाया ये परसेंटेज। बसपा के वोट बैंक में 10% की गिरावट। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार संपादक जेपी सिंह साहब मौजूद हैं। आपने लगातार इलेक्शन के दरमियान उनके एनालिसिस को सुना है और सिर्फ इलेक्शन पे नहीं, कई और विषयों पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं। आज हमने आग्रह किया था कि इलेक्शन पे एक बार आपका फाइनल टेक, आपकी एनालिसिस। स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? स्वागत है अम्बेडकरनामा में। बस सर सब ठीक है, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं। लाली बनी हुई है जी, वो तो बनी रहेगी सर। हाँ, लगातार बदस्तूर बने रहना चाहिए। जी जी जी। और आप इतना लगातार फेसबुक पे लिख रहे हैं कि सच बोलने वाले लोग को तो हर समय जो है दुनिया तरह तरह से विशेषण देती रही। क्या सर एनालिसिस, आप बहुत विस्तार से क्षेत्र वाइज बात कर रहे थे, रीजन वाइज, एरिया वाइज। कहाँ 11% का इजाफा भी हुआ, चूक कहाँ पे रहेगी? देखिए, 11% का इनका इजाफा हुआ। इनको पिछली बार संभवतः 21% वोट मिला था जी, और 11% हुआ तो 32 कुछ प्रतिशत हो गया इनका। जी, लेकिन भाजपा का भी वोट 1.63% बढ़ा। जी, अब यहाँ खेल क्या हुआ? जी, भीड़ आपकी के साथ चल रही है, इनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। इनकी सभाओं में आसपास के प्रदेश से लोग लाए जा रहे हैं। वोट देने निकले, उसमें ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों के वोट ज्यादा और मुसलमानों के वोट थोक में निकलते दिखे। जो सो-कॉल्ड 15% या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनके वोट कम निकले। उस समय सारे जगह से ये रिपोर्ट आ रहा था कि इस बार जो है वो सपा के उभार के कारण उच्च जातियों में असंतोष है या क्षुब्ध हैं इनकी रीत नीति को लेकर के भाजपा सरकार की, इसलिए उनमें बड़ी निराशा है और वो इस बार वोट देने कम निकल रहे हैं। लेकिन परिणाम ठीक इसके उलट जो है वो क्या कहते हैं, आपके ईवीएम से निकला है। भाजपा का भी वोट बढ़ा है, 1.6% भाजपा का वोट बढ़ा है और 11% इनका वोट बढ़ा है। घटा कांग्रेस का भी है और घटा बसपा का भी वोट है। तो सवाल इस बात का है कि आपकी जनसभाओं में भीड़ नहीं हो रही, लोग आ नहीं रहे, खाली कुर्सियों को आप संबोधित कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक, मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके सारे नेताओं, जिनको यूपी में लगाया गया था या जिनको उत्तराखंड में लगाया गया था या जिनको गोवा में लगाया गया था या जिनको पंजाब में लगाया गया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भीड़ देखते हैं, जो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, लोगों का जन समर्थन देखते हैं, उससे अंदाजा लगाते हैं। हम लोग ईवीएम के भीतर तो घुसे नहीं है। लेकिन इनका ये कहना कि हम 255 सीटें प्लस जीतेंगे और 255 सीटों का प्लस सहयोगियों के साथ मिलके इनका आया, और जो गोदी मीडिया ने जो कहा, जो गोदी मीडिया में रैशनल लोग थे वो 240 से 270 के बीच में कह रहे थे और वही इनका आया। तो ये महज संयोग हो सकता है कि जो उन्होंने कहा वही आया, सट्टा बाजार ने जो कहा वही आया। तो मैं इसे मानने पर जो के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि फिर अगर ऐसा आया तो छठवें और सातवें दौर में जो ईवीएम और बैलेट पेपर को लेके तमाम सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी हेरा फेरी में पकड़े गए। ट्रक में 3-3 ट्रक बनारस में लाद के ईवीएम जो है हटाने की कोशिश की गई। एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक भाग गया। जब बनारस में 3 ट्रकों को देखा गया ईवीएम लाद के आते हुए,
एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक क्यों भाग गए अगर सब सही था मामला जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चुनाव जीत रहे थे, आपको पहले ही मालूम था कि 255 प्लस सीटें आपकी आ रही हैं, उतनी ही आई भी, तो आपको ये बनारस में सरकारी अधिकारियों को हेरा फेरी करने की क्या जरूरत थी? और हम तब ये मानते कि वो अधिकारी अपनी तरफ से बदमाशी कर रहे थे जब आप उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर देते। डीएम को भी आपने सस्पेंड नहीं किया, कमिश्नर को भी सस्पेंड नहीं किया, जबकि डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी माना जाता है उस समय। तो आपने ये जो नहीं किया, और दूसरी बात, जो आपके पहले से सर्वे भी आ रहे थे, सर्वे में भी जो निष्पक्ष सर्वे आ रहे थे, जो हम लोगों के दोस्त मित्र पत्रकार हैं, उनसे बात करने से साफ साफ लग रहा था कि पंजाब में इस बार जो है वो क्या कहते हैं, अपना दल का उभार हो सकता है, लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस ही रहेगी। आपका शिरोमणि अकाली दल और भाजपा नहीं रहेगा। इसी तरह था कि गोवा में कांग्रेस आ रही है, मणिपुर में कांग्रेस आ रही है, और उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है, और उत्तर प्रदेश में सपा आ रही है। लेकिन इन सारे जगहों पर जो है वो क्या कहते हैं, पंजाब को छोड़ के चारों जगह चुनाव पलट गया और भाजपा आ गई। तो इसको क्या माना जाए सर? और छठवें सातवें में जो पकड़ा गया, तो पहले दौर से जो पांचवें दौर का मामला था, उसमें जो है वो मुझे लगता है कि गठबंधन की लीडरशिप जो है वो जो भीड़ देख करके इतनी अभिभूत हो गई थी कि उसने बेसिक्स पर काम नहीं किया। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। प्रशांत किशोर जैसे तमाम टेक्नोक्रेट हैं जिनके पास एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक मोहल्ले का रिकॉर्ड है कि यहाँ किस जात के कितने लोग रहते हैं, उनका राजनीतिक झुकाव किस तरफ से है। इस तरह जो है चीजों को जो है बहुत मैनेज किया जा सकता है। दूसरी बात है कि अभी आपके द क्विंट ने, जो डिजिटल मीडिया का जो है वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी और हिंदी का वेब चैनल है, क्विंट ने एक जो है वो ईवीएम पर स्टोरी छापी है और वीवीपैट पर। उसमें दिया है कि वीवीपैट में क्या क्या कमियां हैं जिनका उत्तर दिया जाना चाहिए। उसमें एक विशेषज्ञ ने बताया है कि जैसे आपने ईवीएम पर बटन दबाया तो वो जाता है वीवीपैट में, जब आपको दिखाई पड़ता है कि आपने किसको वोट दिया तब वो रजिस्टर्ड होता है। तो वीवीपैट में मालवेयर डाला जा सकता है, मतलब वीवीपैट में आप चाहें तो पेगासस डाल दीजिए। मालवेयर का मतलब यही हुआ ना कि आप कोई भी उसमें जो है वो क्या कहते हैं, जासूसी जो है वो, या कोई भी हैक करके उसको कुछ भी कर सकते हैं। उसमें वीवीपैट में मालवेयर डाला जा सकता है। हमारे समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया तो उसको गिनने में क्या बुराई है कि वीवीपैट में कितना वोट मिला और ईवीएम में कितना वोट मिला। केवल 5 की गिनती हो, ये कहां तक रैशनल है? मतलब 100 में 5 की गिनती हो, 95% की गिनती ना हो, ये कहां तक रैशनल है? आप कहते हैं कि टाइम नहीं लगता। पहले तो 12 बजे 1 बजे तक जो है वो रिजल्ट आ जाता था, अभी तो रात में 11-12 बजे तक जो है रिजल्ट आ रहा था। तो जब इतना देर लग रही है, जब आप 1 महीने में चुनाव करा सकते हैं, 3 महीने का चुनाव का कार्यक्रम आप घोषित करते हैं चुनाव आयोग द्वारा, 7 चरण 9 चरण 8 चरण में चुनाव कराते हैं, छोटे छोटे राज्यों में आप 3-3 4-4 चरण में चुनाव कराते हैं, तो अगर गिनती में 1 दिन की जगह 3 दिन लग जाएगा तो उसमें क्या बुराई है? आखिर लोगों के मन में संदेह तो जो है क्या कहते हैं हट जाएगा। और फिर किसी भी लोकतंत्र के लिए संदेह से परे चुनाव होना यह सबसे आवश्यक शर्त है, जिस पर पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि हम कस्टोडियन है। कस्टोडियन की भूमिका कहां निभाता है संविधान के कस्टोडियन की? अगर चुनाव आयोग कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको भी तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा ना, उसको तो जो है और कोई देखेगा नहीं। और अगर ये लगातार ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, लगातार ईवीएम की इस तरह की हेरा फेरी हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोग जब अखबार पढ़ते हैं, उनका दावा है कि वो अखबार पढ़ते हैं, उनको बहुत सी चीजें अखबार से पता चल जाती हैं कि क्या चर्चा चल रही है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जो हमारी आलोचना होती है तो हमको पता चल जाता है कि मीडिया हमारे बारे में क्या चल रहा है। क्या उनको ये नहीं पता चलता कि चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है? ईवीएम की शुद्धता पर सवाल है, वीवीपैट की शुद्धता पर सवाल है। क्विंट ने जो सवाल उठाया है कि वीवीपैट में मालवेयर डाला जा सकता है, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? चाहे चुनाव आयोग एड्रेस करे, खाली ये कह देना, खारिज कर देना कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब हमने खारिज कर दिया। आप जब कहेंगे कि ईवीएम जो है बंधी बंधाई मशीन है और वीवीपैट आप ऊपर से चेक कीजिए और बताइए कि कैसे हैक होगा, कहां से हैक होगा।
जब तक आप खोल के उसका हार्डवेयर नहीं देखेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एक तो जो है क्या कहते हैं चिप लगा हुआ है जो मतलब सारी चीजों को खेल इधर से उधर कर देता है। और अगर इस बार ईवीएम हैक किया गया है या वीवीपैट हैक किया गया है मालवेयर डाल के, तो इस बार मेरी समझ से मशीनें बदली नहीं गई हैं, बल्कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट है उसमें मालवेयर डाल के ऐसा किया गया है। क्यों? क्योंकि ईवीएम बदलने वाला मामला पिछले 2019 के चुनाव में पकड़ में आ गया, जब 370 लोकसभा की सीटों में जो वोट पड़ा और जो वोट जो है ईवीएम से निकला, दोनों की संख्या में अंतर है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2019 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है? 2018 से 20 लाख मशीन गायब होने का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित है। फ्रंट लाइन में कई पेज की स्टोरी भी छपी थी, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा था। खाली चुनाव आयोग ने कह दिया नहीं ऐसा नहीं है, तो इससे क्या हुआ? तो बस जो आरटीआई है, जो आरटीआई से बीएचईएल ने दिया, तो बीएचईएल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीएचईएल पर कि आपने क्यों गलत सूचना दी? बीएचईएल ने कहा कि हमने इतनी मशीन चुनाव आयोग को भेजी, चुनाव आयोग को मिल नहीं रहा, तो सरकार ने अब तक जांच नहीं कराई, फिर 20 लाख मशीन कहाँ गई? वो भी सरकारी एजेंसी है, वो भी जो है वो आपका संवैधानिक एजेंसी है। ऐसा तो है नहीं किसी प्राइवेट पार्टी के यहाँ गया, और प्राइवेट पार्टी ईवीएम ले भी नहीं सकती। तो कहने का मतलब है कि आप जब तक जो है चुनाव की पारदर्शिता नहीं सुनिश्चित करेंगे तब तक तो ये सवाल उठेंगे ही। आज ही ममता बनर्जी ने कलकत्ता से ललकार दिया है कि अखिलेश का हार जनता ने नहीं हराया, मशीन ने हराया है। तो अब इसका क्या मतलब है? सवाल तो उठता रहेगा ना जब संदेह पैदा हो गया। और आप जीत रहे थे, आपको 255 सीटें मिल रही थी, तो फिर ये बनारस में नौटंकी क्यों हुई? और अगर अधिकारियों ने आपको बदनाम करने के लिए ऐसा किया, तो अधिकारियों को आपने अब तक जो है डीएम को क्यों नहीं निलंबित किया तत्काल? इसमें तो जो है आपको संविधान का ये जो है आपका कहते हैं मजाक, इसमें तो तत्काल बर्खास्तगी हो जानी चाहिए। क्यों नहीं किया? तो सवाल इस बात का है कि जब आप सुचिता से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो चाहे आपका चुनाव सच्ची क्यों ना हो, लेकिन लोगों के गले से नहीं उतरेगा। और वो भी तब जब 370 सीटों की हेरा फेरी स्टेब्लिश हो चुकी है कि वोट पड़ा और वोट निकला, लोकसभा की 370, विधानसभा की नहीं। जी सर, आप जो बात कह रहे हैं हम सब गंभीरता से सुनते हैं। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि अब ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। चुनाव का रिजल्ट आया और उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि तो उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई, ट्विटर पे लिखा कि 2.5 गुना सीट बढ़ा है और 11% जो है वोट परसेंटेज बढ़े हैं, संघर्ष जारी रहेगा। ये ईवीएम पर ये नेता क्यों नहीं बोल रहे? अब यही तो देखिए $1 मिलियन क्वेश्चन तो यही है ना जी। आपने देखा कि ईवीएम का जो हेरा फेरी पकड़ी गई, ये बनारस में प्रियंका गांधी थी, प्रियंका गांधी का एक भी ट्वीट ईवीएम पर आया? राहुल गांधी का एक भी ट्वीट ईवीएम पर आया? आपके और नेताओं अब नेता लोग जो कह रहे हैं, आप मान लीजिए ममता बनर्जी ने आज कह दिया, उधर शरद पवार ने कुछ कहा, तो अब ये कहने का तो कोई मतलब है नहीं जब तक संगठित रूप से जाकर ईवीएम का प्रतिवाद ये लोग दर्ज न करें या कोर्ट में न जाए। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब जीत का कोई पर्यायवाची नहीं होता, जीत होती है, हार होती है। आपने चुनाव मतलब जैसे इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती थी, उसके बाद राजनारायण जी ने मुकदमा किया, हाई कोर्ट ने उनके इंदिरा गांधी के मुकदमे को क्वैश कर दिया, जो इमरजेंसी लगने का भी कारण बना। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को क्वैश कर दिया। ठीक, तो कहने का मतलब है कि लेकिन जो जीता वो सिकंदर, तो जीता वो सिकंदर भले बेईमानी से ही जीता हो, जब उसका खारिज होगा तब देखा जाएगा। तो जीता वाला तो गिनती में सब लोग देखते हैं ना कितना जीता। अब सवाल इस बात का है कि अगर मोदी जी की पार्टी 300 कुछ सीटें जीती लोकसभा चुनाव में और 370 सीटों पर वोट की हेरा फेरी का आरोप है, तो सरकार इनकी, चुनाव आयोग इनका, तो क्या वोट की हेरा फेरी कांग्रेस ने की थी, सपा ने की थी, सीपीएम ने की थी, या ममता बनर्जी की पार्टी ने की थी, या बीजू जनता दल ने की थी, या स्टालिन की डीएमके ने की थी? जो सत्ता में रहता है उसी के ऊपर आरोप लगता है ना हेरा फेरी का, उसी की मशीनरी रहती है ना। तो आगे 370 लोकसभा सीटों में
आपका ईवीएम की हेरा फेरी कैसे हुई कि जो है वोट जो पड़ा और वोट जो निकला उसमें अंतर क्यों है, इसका वैलिड जवाब आज तक चुनाव आयोग से आपको नहीं मिला है। अब सवाल इस बात का है कि अब अखिलेश ने क्यों नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि देखिए मोदी जी की जो रणनीति है ना, रणनीति, उन्होंने सारे पार्टियों को डिफेंसिव बना दिया है। यहां तक डिफेंसिव बना दिया है कि वो अपने वोट बैंक के बारे में भी बोलने में डरते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में घोषित था कि मुसलमानों ने थोक के भाव से सपा को वोट दिया, लेकिन अखिलेश मुसलमानों का नाम लेने से डरते रहे। अखिलेश ने अपनी जनसभाओं में बहुत पायदार मुसलमान नेताओं को उस तरह नहीं रखा कि जिनका जो है मतलब जिनकी पहचान हो, जिनका नाम हो। तो अब आप इसको क्या कहेंगे कि आपका जब वोट बैंक है, मुसलमान है तो है, और जो मुसलमान के डर से आपको वोट नहीं देता वो आप मुसलमान मुसलमान नहीं कहेंगे तो क्या वो आपको वोट दे देगा क्या? बात यहाँ पर यह है कि आप जिनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि फॉर ग्रांटेड है, ये वोट तो फॉर ग्रांटेड है, तो जिनको आप खींचने की कोशिश करते हैं वो आपकी ओर खींचते नहीं है, और जो आपके हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं आपकी बेरुखी के कारण। नतीजा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए बनारस में, प्रयागराज में, कानपुर में, फतेहपुर में, हर जगह सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भूमिधरी मकान योगी जी की सरकार के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर तोड़े गए। भूमिधरी जमीन के मकानों की नवैयत यह है कि उसमें बिना मुआवजा दिए नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब जब टूट रहा था तो कोई विपक्षी दल, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कम से कम उत्तर प्रदेश में, कम से कम प्रयागराज में, वो सामने नहीं आया उसका विरोध करने के लिए। बनारस में नहीं आया। बनारस में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना जिसके कारण इतनी वहां जो है असंतोष पैदा हुआ, और वहां नीलकंठ तिवारी मंत्री इनके हारते हारते बचे। ऐसे तो वहां के लोगों का कहना हार ही गए थे, मैनेज करके उनको जिताया गया, अब ये वहां के लोगों का कहना है। लेकिन जीत गए तो भाई जीत गए, हार गए तो हार गए। बड़ा आक्रोश था। लेकिन जब वो तोड़ा जा रहा था तो बनारस का कौन सा आदमी है, कौन सा राजनीतिक दल है जिसने निकल करके सड़क पर विरोध किया था, सड़क पर धरना प्रदर्शन किया था, सड़क पर लाठियां पुलिस ने खाई थी, सड़क पर जो है वो क्या कहते हैं मतलब आमरण अनशन किया था? कौन है? कोई विपक्षी दल नहीं तोड़ने में आया। क्यों? क्योंकि विपक्षी दल सोच रहे थे कि अच्छा है टूट रहा है, अब इसके असंतोष का लाभ हमें मिले। लेकिन जब टूट रहा था तब विरोध करने सड़क पर नहीं उतरे। तो आपने एक प्रकार से मौन सहमति दी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो आला कमान का सिस्टम चल गया है कि आला कमान कहेगा तो पार्टी आंदोलन करेगी, आला कमान नहीं कहेगा तो पार्टी कुछ नहीं करेगी। अगर कोई नेता करने की कोशिश करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ये उड़ने की कोशिश कर रहा है। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो, जब आला कमान कहता है कि विरोध प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है, तब वो करता है। जब आला कमान कहता है कि जेल भरो आंदोलन है, तब करता है। तो आप ये बताइए, तो आला कमान ने क्यों नहीं कहा कि जो ये तोड़ फोड़ हो रही है इसका सड़क पर उतर करके मुखर विरोध करो? या स्थानीय स्तर पर लोगों की ये स्वतंत्रता क्यों नहीं है कि वो जो है क्या कहते हैं, कोई अगर जन सरोकार का मामला है तो उसके लिए उतर करके जो है वो क्या कहते हैं आंदोलन करे? किसान आंदोलन एक अलग चीज थी, जो है वो बाकी आंदोलन जो का सब चरित्र खत्म हो गया। अब इसी कमरे में बैठ के राजनीति होती है। फिर चुनाव में आप अवतरित हो जाते हैं। आप बाकी समय जो है वो आपका क्या कहते हैं ट्विटर पॉलिटिक्स करते हैं। ट्विटर पर 4 लाइन ट्वीट कर देंगे, बस राजनीति आपकी हो गई। आप लोगों से न मिलेंगे न लोगों से जुलेंगे। अब आप कांग्रेस को ही लीजिए। आजादी की लड़ाई में इलाहाबाद आजादी के जो है लड़ाई का महात्मा गांधी के उसका एक सेंटर था। आनंद भवन में बड़े बड़े नेता आते थे, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी, गांधी जी आगे कई कई दिन रहते थे। वो आनंद भवन आपने जवाहरलाल नेहरू न्यास को दान कर दिया, सोनिया जी ने। आनंद भवन में जो स्वराज भवन जुड़ा हुआ उसमें जो है समझ लीजिए 36 कमरे हैं, कम से कम 36 से 40 कमरे। अगर एक कोने में आदमी बैठा हो तो दूसरे कोने वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई और आदमी इस भवन में है कि नहीं है। इतना बड़ा विशाल का है। आपसे बता, सोनिया गांधी हो
स्टाफ गैप अरेंजमेंट के रूप में आगे रात भर रहेंगी या 2 घंटा रहेंगी या 3 घंटा रहेंगी। राहुल गांधी का भी यही हाल है, प्रियंका का भी यही हाल है, और इन्हीं की विरासत की मेनका गांधी हैं, उनका भी तो उसमें हक है। मेनका गांधी वरुण गांधी का है, वो तो खैर आते ही नहीं है। इनको आके 10 दिन 5 दिन प्रयागराज में रहना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जब आ भी जाएंगे तो लोग मिल नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा सिक्योरिटी लग जाएगी, कोई भीतर घुस ही नहीं पाएगा। केवल जिनके पास पास है वो लोग घुसेंगे। तो पास से लोगों को घुसाएंगे और वोट चाहेंगे कि आपको मिल जाए। सड़क पर रोड शो कर देंगे तो वोट आपको मिल जाएगा। न किसी से मिलेंगे, न जुलेंगे, न किसी से आपका कोई कनेक्ट है। आप बताइए, अखिलेश यादव को किसने कहा था कि साल भर पहले से ना निकले? ऐन चुनाव के मौके पर निकले। और दूसरा उन्होंने फॉल्ट ये किया कि जो उनकी जो चुनाव घोषणाएं थी वो उन्होंने हर मीटिंग में अलग अलग घोषणा करते गए। ये ठीक से लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। एक मीटिंग में जो आया था, जो दूसरी मीटिंग में नहीं आया था। तो अब जब गोदी मीडिया आपको ब्लैकआउट कर रही है तो आपकी बात कैसे पहुंचेगी कि आप 5 साल आपने 5 अनाज देने के लिए कहा था। फिर लाभार्थी योजना, अगर 5 किलो अनाज पर जो है क्या कहते हैं लोग बिक सकते हैं और लोग कह सकते हैं कि हमने जिसका नमक खाया उसको वोट देंगे, तो अगर उनको चुनाव में कत्ल की रात में, जो चुनाव के एक दिन पहले मतदान के होता है, करोड़ों करोड़ रुपए रातों रात विलेज बैरिस्टरों को, विलेज बैरिस्टर समझे आप? जो गांव के जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, जो मुकदमे में दलाली करते हैं, जो वोट की दलाली करते हैं, जो अपने जात की दलाली करते हैं, या बोर्ड बैरिस्टरों को दिए गए लाखों वो करोड़ों रुपए बांटे गए उनके बीच में। आपके जो वोटर हैं, 5 वोटर हैं तो 2000 के हिसाब से उनको 10,000 रुपया दिया गया। जब 5 किलो पर अगर कोई बिक सकता है तो 5,000, 10,000 और जो है करोड़ों रुपए पर क्यों नहीं बिक सकता? इस पर आपने कभी किसी चैनल पर बात सुनी कि जो रातों रात पैसे बांटे गए? और ये बात सबको मालूम है कि जो है पैसे रात भर बांटे गए हैं। और आप केवल बनारस और सिराथू में डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े थे और बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, जहां जो है वो तमाम मिनिस्टर और तमाम जो है पूरे सब लोग जमे हुए थे अमला। आप इंटरनल सर्वे करा के देखिए कि वहां रात भर कितने पैसे बांटे गए। फिर ये ईवीएम है, ईवीएम हर क्षेत्र की हर बूथ की अलग है। पता चल जाएगा कि अगर जो है जैसे रोशनबाग में मैं रहता हूं तो रोशनबाग के बूथ नंबर इसके ऊपर कितना वोट पड़ा, तो कितने लोगों ने यहाँ सपा को वोट दिया, कितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कितने लोगों ने भाजपा को वोट दिया। और फिर जो उनके मोहल्ले में जो क्या कहते हैं, जो मोहल्ले में उनके जो है क्या कहते हैं चिलांडू है, वो बता देंगे कि इन्होंने नहीं वोट दिया, उन्होंने नहीं वोट दिया और पैसा लिया। तो उसके बाद जो लात कौन खाएगा? पैसा लेने वाला लात खाएगा कि नहीं खाएगा? पिटाई उसकी होगी कि नहीं होगी? और कौन बचाने आएगा उसको? तो पैसा पकड़ लेता है आदमी। तो जब अगर 5 किलो अनाज पे बिक सकता है तो 5,000, 10,000 तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी रकम है। उसमें तो पता नहीं कै 5 किलो अनाज मिल जाएगा। ये स्थिति है सर। सर, एक तो ईवीएम का मसला है और हम लोग तो लगातार इस पे आवाज उठाते रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि नेता लोग कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कॉर्नर से कहीं कहीं का कोई आवाज उठती है। संगठित जो विरोध होना चाहिए था, कोई नेता नहीं बोलता है। तो भारत की लोकशाही बचेगी कैसे अगर गड़बड़ी उसमें है? देखिए, अब सवाल इस बात का है कि इसको केवल सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फुल प्रूफ कर सकता है। 370 सीटों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई क्यों नहीं करता? उसको तार्किक परिणति तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचाता? जहां कानून नहीं है वहां सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करता है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये दिशा निर्देश लागू रहेगा। उसको फुल प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट की कमेटी बैठा के क्यों नहीं उसको जो है तय करता कि क्या क्या दिशा निर्देश रहने चाहिए? एक एक दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में खुली बहस क्यों नहीं कराता? और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की, लॉ कमीशन को भी अगर जाएगा तो लॉ कमीशन में भी सरकार का ही बंदा लॉ कमीशन का चेयरमैन बन के बैठा रहता है। उसमें उसी के बंदे रहते हैं, वो उसी के अनुरूप जो है रिपोर्ट देंगे। और फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपकी बाध्यता नहीं है। जब आपने वीवीपैट लगाया तो आपने वीवीपैट की सारी गिनती क्यों नहीं कराई? एक दिन की जगह 3 दिन गिनती होगी, क्या फर्क पड़ता है इससे? कम से कम शुचिता तो सुरक्षित रहेगी। आप ईवीएम से ही कराइए, लेकिन आप जो है उसको जो है उसकी गिनती कराइए कि वीवीपैट में कितना वोट पड़ा। दूसरी बात, आप ईवीएम और वीवीपैट का
इंडिपेंडेंट एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था करे कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जज शामिल हो, उसकी पूरी जांच कराए कि जो है वो क्या कहते हैं, इसमें जो है प्रोग्रामिंग करके ऐसा तो नहीं है कि वोट आप कहीं देंगे, भीतर जो है वो भाजपा के नाम या कांग्रेस के नाम या सपा के नाम दर्ज होगा। अभी तक जितनी बार जो है मशीनें इसके पहले भी पकड़ी गई हैं, वोट किसी को दवाइए, वोट भाजपा में जाता है तो कांग्रेस में क्यों नहीं जाता? अगर मशीन करप्ट हो गई है तो कांग्रेस को भी तो वोट जा सकता है, सपा को भी तो वोट जा। बोल क्यों नहीं रही? सवाल यह है कि कांग्रेस बोल क्यों नहीं रही है कि बैलेट पेपर से हो? कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि कांग्रेस के ऊपर जो है नरसिम्हा साहब ने किताब लिख रखी है, आडवाणी जी के जो सहायक थे, नरसिम्हा राव ने पूरा जो है घोटाला लिख रखा है, जो नरसिम्हा भी किनारे कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार बनी तो इन्होंने ईवीएम में सुधार के लिए क्या किया? आडवाणी जी जब हारे थे तो हारने के बाद नरसिम्हा साहब ने किताब लिखी थी ईवीएम पर, वही एक ऑथेंटिक किताब है आज की डेट में, और उसमें तमाम जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने इंगित किया था कि कैसे कैसे इसमें हेरा फेरी हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर चिप, मालवेयर का चिप अगर आपने वीवीपैट में डाल दिया, मालवेयर का चिप आपने पहले से ही प्री इंस्टॉल कर रखा है ईवीएम में, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो है सर। लेकिन एक और सवाल, बहुत जरूरी सवाल है कि अखिलेश का घोषणा पत्र हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, उसमें चर्चा भी हम लोगों ने किया। फिर आपने मुस्लिम वोटर की बात की, अखिलेश यादव के मोडस ऑपरेंडी पे भी बात की कि सब गायब हो जाएगा, पता नहीं अभी वो लोकसभा से रिजाइन देंगे कि विधानसभा से देंगे। अगर लीडर बनना हो तो लोकसभा से रिजाइन करके यूपी चले जाए, यूपी में ही रहे कुछ दिन लगातार। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एजेंडा सेटिंग में भी पीछे रह गए। रिजर्वेशन के सवाल पे हिंदुत्व का कार्ड बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड था। लालू यादव ने 2015 में कहा था और चुनाव जीत लिया था, ये लड़ाई बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का है, मोहन भागवत आरक्षण खत्म कर दे। ये सब तमाम ऐसे जो सवाल थे जो उनके वोटर इसी समुदाय से ज्यादातर आते हैं, इन इश्यूज को उन्होंने एड्रेस किया नहीं किया? देखिए, ओबीसी और दलित और मुस्लिम ये 85% में आते हैं जी। या मुस्लिम कुछ जो अपर कास्ट होंगे हो सकता है उस 15% में आते हों जी। अब 85% में जो छत्रप हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का जो है वो खेल खेलते हैं। अब भाजपा के साथ जो निषाद पार्टी थी उसने तमाम भाजपा के रिजेक्टेड नेताओं को टिकट दिया, कई लोग चुनाव भी जीते, और एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा बताएगा कि 3-3 करोड़ में टिकट दिए गए, 3-3 करोड़ में टिकट दिए गए। तो अब आपने उनको दे दिया टिकट। आपने इसी तरह इन्होंने जितना महान दल और किसके किसके साथ समझौता किया था, कितने उन्होंने जो है अपने कैडर को वो टिकट दिया, अपना दल कमेरावादी, और कितना उन्होंने टिकट बेच दिया, क्योंकि जो टिकट बेचते हैं उसके बाद उनका फंड आता है। भाई टिकट जो बेचेंगे उसका फंड आएगा ना, अब वो व्यक्तिगत फंड हो, सब पार्टी का फंड हो। तो सवाल इस बात का है कि जब नीचे वाले लोग सोच रहे हैं कि अच्छा सपा की लहर चल रही, अच्छा भाजपा की लहर चल रही, वो सीटों के लिए पहले सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी करने में जो सीटें मिलती हैं तो कुछ अपने अपने लड़के और अपने दामाद को टिकट दे करके, अपनी बीबी अपनी लड़की को टिकट दे के, बाकी टिकट वो जो है एक आध कैडर को दिया तो दिया, नहीं तो जितना टिकट मिलता है उसके हिसाब से बेच देते हैं। आप बिहार में खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सहनी, इन सब लोगों ने किस तरह जो है टिकट बेचा। इवन की पिछली बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पर भी आरोप लगा और शक्ति सिंह गोहिल जो प्रभारी थे बिहार के कांग्रेस को, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये आरोप लगा कि जो बिहार के बाद के चरण में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने ज्यादातर जो है बिके हुए टिकट बेच दिया था, और टिकट बेचने वाले लोगों को भाजपा ने ही प्लांट करके टिकट ले लिया था। आपको अगर याद हो तो उत्तर प्रदेश में 70 सीटों का सौदा 900 करोड़ में, ये ऑडियो और प्रिंट मीडिया में आ गया था कि बहन जी ने किया है कि 70 सीट भाजपा को दिया है, उसके एवज में जो है वो 70 सीटों पर भाजपा का कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया 900 करोड़ रुपए में। इसका आज तक कोई विधिवत खंडन नहीं आया। बहन जी को अगर ईमानदार थी या सतीश चंद्र मिश्रा इतने बड़े वकील हैं तो उनको एफआईआर करानी चाहिए कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा, जिस अखबार ने छापा उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए कि 900 करोड़ रुपया में कैसे आपने जो है हमारे ऊपर आरोप लगा दिए। तो सवाल इस बात का है कि आप
जब टिकट बेचेंगे, आप जब कैडर को देंगे नहीं, फिर जो कैडर के लोग हैं, अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा ने कहा कि साहब ये मौर्य वोटों को जो है ये जो है आकर्षित करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य और मौर्यों के बड़े नेता हैं। तो आपने उनको जो मौर्य बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें थी वहां पर उनसे ठीक से क्यों नहीं चुनाव प्रचार कराया? फतेहगढ़, कन्नौज और उसके आसपास साग के सैनी, कुशवाहा, मौर्याई काफी बड़ी संख्या में है, जो खेतिहर जाति है और जो है आपकी आलू की खेती करती है और सब्जियों की खेती करती है। इनके बीच में आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अकेले नेता बनना है। आपने राजभर को जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में घुमाया अपने साथ, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजभर का कहीं जो है आपने इस्तेमाल किया? आपने जयंत चौधरी का इस्तेमाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा फिर सीधे बनारस में किया, आपने जयंत चौधरी का इस्तेमाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया। आपके साथ अगर गैलेक्सी ऑफ लीडर्स होते और दलों के, तो ये भी माहौल बनता कि नहीं बनता कि इतने लोग आपके साथ हैं? अच्छा, फिर आपको फिर हमने मुसलमान वाली बात कही, अंसारी परिवार की वजह से और राजभर की वजह से 7 सीट गाजीपुर की इनको मिली है, मऊ में 4 में 3 सीटें इनको मिली हैं, बलिया में जो पिछली बार 6 सीटें भाजपा को थी तो भाजपा को केवल 2 सीटें मिली हैं, 4 सीटें इनको मिली हैं। तो राजभर फैक्टर तो है ही है उसमें और अंसारी फैक्टर भी है आपको, लेकिन मंच से कहने से आपको शर्म लगती है। आखिर मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, तो मुलायम सिंह ने तो इसके लिए कभी रंज नहीं किया, और ऐसा तो है नहीं कि उनका वोट बैंक है जो जिसने मुलायम सिंह को छोड़ दिया हो मौलाना मुलायम सिंह कहे जाने की वजह से। एक अजीब टाइप की हालत है। कांग्रेस के साफ हिंदुत्व तो लेके चल रही है, तो हिंदू आपके होंगे नहीं, और जो आपके क्या दलित और मुस्लिम और जो कैडर था वो आपसे दूर चला गया। सवाल इस बात का है ना। अच्छा, और ब्राह्मण देवता जो आपके बैकबोन थे, इंदिरा गांधी ने 9 राज्यों में चुनाव हुआ था, 7 जगह ब्राह्मण मुख्यमंत्री मनोनीत किए थे। आज की डेट में एक भी जगह ब्राह्मण मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार होने के बाद भी नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री मनोनीत करेंगे तो बाकी लोग भी दब जाएंगे। ये एजेंडा सेट हो गया है। तो आप जो है अभी भी ब्राह्मणों के नाम पर जो है वो क्या कहते हैं, मतलब लटपट हैं, तो रहिए लटपट। वो तो जहां सत्ता रहेगी वहां रहेंगे। आपके पास अगर वोट बैंक वापस आ जाए, ब्राह्मण आपके पास वापस आ जाएंगे। दद्दू प्रसाद जी से बातचीत हो रही थी मेरी आज जी। उन्होंने कहा, दद्दू प्रसाद जी से मेरी बातचीत हो रही थी, आप जानते हैं उनको, पहले मायावती सरकार में मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि 2 जगह से उनके टिकट की बात हुई और चलते चलते टिकट कट गया, और चुनाव प्रचार में भी उनको नहीं लगाया गया, चुनाव प्रचार में भी नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में भी फ्यूडल फोर्सेस का एक गिरोह सक्रिय है जो मिशनरी लोगों को काम नहीं करने देता है। भाई, ये प्रॉब्लम सारे दलों की है ना। ये तो पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा लोग भाजपा में भी लगाए गए थे, वरना आप देखेंगे कि जितने दूसरे स्टेट हैं उसमें बाकी लोग नगण्य हैं। मुख्य रूप से मोदी और उसके बाद योगी को आरएसएस भेजता था, कहीं कहीं अमित शाह जाते थे, राजनाथ सिंह, गडकरी ये तो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए रखे जाते थे, नड्डा साहब रस्म अदायगी के लिए रखे जाते हैं। मुख्य रूप से मोदी ही और योगी को काफी, अगर मोदी को बस चले तो योगी को न ले जाए, तो योगी जो है वो आरएसएस की तरफ से जो है रहते हैं कि भाई ये स्टार प्रचारक रहेंगे। बाकी नाम चाहे जिसका रहे स्टार प्रचारक। तो उत्तर प्रदेश में 2019 के बाद से जब ये चुनाव में पलटा पलटी हुई और ये जो ईवीएम का बदला बदली का मामला पकड़ गया, तब से ये सब मामला हो गया ना कि बाकी लोग भी, कहीं राजनाथ सिंह भी दिखाई पड़े, कहीं गडकरी भी दिखाई पड़े। नहीं, मुख्य रूप से तो मोदी और योगी और फिर आपके अमित शाह, यही 3 लोग तो चुनाव प्रचार में थे। ये तो सारे दलों की प्रॉब्लम है। सारे लोगों को ये है कि जो है हमसे ज्यादा इसकी लोकप्रियता ना बढ़ जाए। प्रयागराज में सीपीएम का राज्य सम्मेलन हुआ था कई साल पहले, और उसमें प्रकाश कारात उस समय सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, सीताराम येचुरी कुछ नहीं थे। लेकिन प्रकाश कारात इस बात को जानते थे कि हमसे ज्यादा स्वीकार्यता आम पब्लिक में सीताराम येचुरी की है, ये मास लीडर है। तो जो उनकी यहाँ पीडी टंडन पार्क में सभा हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भले अध्यक्ष हूं, मतलब मैं भले राष्ट्रीय महामंत्री हूं, मैं पहले बोलूंगा, सबसे आखिर में अध्यक्षीय भाषण येचुरी देंगे। इतना बड़ा दिल कहाँ है लोगों का जी।
सीटें यहाँ हारे, वो डरते तो नहीं ना कि येचुरी आ जाएंगे और हम हटा दिए जाएंगे, या येचुरी तो नहीं डरते ना कि जो है वो प्रकाश कारात आ जाएंगे, हम हटा दिए जाएंगे। ये जो व्यक्तिवादी पार्टियां हो गई, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का नाम क्यों ले, जो व्यक्तिवादी पार्टियां हो गई हैं, वहां सारी चीजों के बाद अपना जो है छत्रपना भी बचाए रखने की कवायद हो रही है। आपको सर याद होगा कि भाजपा जब लगातार यहां जीत रही थी उत्तर प्रदेश में, तो मुलायम सिंह यादव ने मायावती से हाथ मिलाया था, और पहली बार जो है सपा और बसपा की सरकार बनी थी, और मायावती के भी काफी लोग जीत के आए थे। लेकिन मायावती ने मुलायम सिंह की सरकार गिरा दी, तो वो जो कांड उंड हुआ था। लेकिन हुआ ये कि जब मुलायम सिंह ने मायावती को अपने साथ बैठा लिया, तो बहन जी ने के घर का रास्ता जो जातियों के छत्र थे उन्होंने भी देख लिया, मुलायम सिंह के हाथ से निकल करके बहन जी की तरफ चले गए। काफी मुस्लिम वोट उस समय जो है बसपा में चले गए थे मुलायम सिंह जी की वजह से। तो ये भी डर है कि हम साथ रखेंगे, लेकिन हम उनको इतना कंधे पे दूसरों को नहीं चढ़ाएंगे कि वो हमारा वोट खसका लें अपने पास। नहीं, अपने पार्टी से ही लीडर बनाए। और ये तो कैडर, देखिए हमारे जो हमको समझ में आ रही सर कि ये लोग 4.5 साल कुछ नहीं करते। जो कैडर कैंप लगना चाहिए, प्रशिक्षण शिविर चलना चाहिए, एजेंडा सेटिंग होना चाहिए, न तो लोहिया कोई पढ़ता होगा ना अम्बेडकर पढ़ता होगा। आप ये बताइए, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है? कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय खुले अधिवेशन में आर्थिक नीतियों की, पॉलिटिकल नीतियों की कोई जो है मतलब क्या कहते हैं उसमें बहस हो रही है? कुछ क्या नहीं। जो है वो क्या कहते हैं सारे लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है कि जो है जो आपकी रीति नीति है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस, या कोई भी सपा कोई भी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कहीं राष्ट्रीय अधिवेशन सुना आपने? तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हुआ? आपने भाजपा का सुन रहे हैं कितने साल से राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का सुन रहे कितने साल से राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ? सपा का सुन रहे राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ? हम कह रहे हैं ना कि आला कमान पॉलिटिक्स हो गई है। ट्विटर पर लिख दिया, बस वो पॉलिटिक्स हो गई, आप समझ लीजिए। उसको उनके समर्थक फेसबुक पर शेयर करने लगे, राजनीति हो गई। जो समाज का सबसे निम्नतम तबका है, आप आज पूछ के उससे देखिए कि यार तुमको तो ये मार्च ही तक दे रहे थे योगी 5 किलो, और अखिलेश तो कह रहे थे हम 5 साल देंगे। क्या तुम्हें मालूम था कि अखिलेश ने 5 साल का कहा है? वो उसका उत्तर बहुसंख्य में नहीं होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचा ही नहीं कि अखिलेश 5 साल देंगे आप जी। तो इतना गैप है, आप समझ लीजिए आप। जी। और फिर नहीं आप हुल्लड़ ब्रिगेड आपके साथ रहे तो हुल्ले ले कर सकता है, वो वोट नहीं दिलवा सकता, ना वोट दे सकता है। ये बात मानते आप कैडर बनाने की कोशिश कीजिए, जी। और जो कैडर में हो उनकी जो है वो क्या कहते हैं विचारों का, उनका सम्मान कीजिए। आप जो है सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं अपनी पर्ची चलाएंगे ना सब जगह, और बाकी लोगों को पैदल कर रखेंगे, तो कोई मानेगा नहीं। सब में राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा जागृत हो गई। जी। इलाहाबाद में नहीं एक आप नेता में गोपाल दास यादव, वो मुलायम सिंह ने जब सजपा छोड़ के सपा बना लिया था, तो सजपा में रह गए थे। वो सत्यप्रकाश मालवीय के बहुत नजदीकी थे, और सजपा जो थी उस समय, आपके चंद्रशेखर जी भी उसमें थे। आपके जनता पार्टी से टूट के समाजवादी जनता पार्टी बनी थी। जब विभाजन हुआ था, जनता दल से टूट करके समाजवादी जनता सजपा बनी थी। फिर जब सपा बनी, वो कहते थे जो है सत्यप्रकाश मालवीय से कि मालवीय जी हमको आप जो है प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते, जैसे मुलायम सिंह यादव से गोपाल दास यादव। तो सवाल ये है कि अगर एक यादव प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी का है, तो दूसरे यादव को क्यों नहीं लगेगा कि वो भी पार्टी अध्यक्ष बन सकता है? अगर एक दलित जो है वो क्या कहते हैं मायावती जी हैं जो पार्टी चला सकते हैं, तो दूसरे दलित को क्यों नहीं ले सकता कि हम मायावती जी की जगह हमको बैठना चाहिए, हम चलाएंगे पार्टी? चंद्रशेखर रावण को क्यों लगता है कि जो है क्या कहते हैं हम मायावती जी को रिप्लेस कर देंगे? आखिर आप बताइए, पूरे चुनाव में आपने कई बार हमसे पूछा कि बाउंस बैक कर रहा है बीएसपी, हमने कहा ना कि 10 सीट भी मिल जाए तो आप बहुत ज्यादा जानिएगा। एक ही सीट मिली ना, एक सीट मिली उमाशंकर सिंह के व्यक्तिगत प्रयासों से, क्योंकि वहां जो मुसलमान मायावती जी के साथ था वो सब सपा में चला गया था। वो हारते हारते उमाशंकर सिंह, वो बलिया की एक सीट है। हमने कहा भी था कि अगर खाता खुलेगा तो बलिया में उमाशंकर सिंह का ही कोई कैंडिडेट नहीं है। चंद्रशेखर रावण जी का क्या हुआ?
ये गोरखपुर में गए थे लड़ने, 30 सीट सपा से मांग रहे थे। वो लोग 2 सीट दे रहे थे तो ये उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब चले गए क्या, तो हम गोरखपुर से लड़ेंगे, जो भी अंदर खाने बात हुई हो। 30 सीट मांग रहे थे तो 30 सीट कहाँ गई? 30 सीट आप बताइए हमको। इस तरह का तो जो लोग सौदेबाजी करने में मांगने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं मांगते, बेचने के लिए मांगते। चलिए सर, बहुत शानदार आपका एनालिसिस होता है और गंभीरता से हम सुने। दोस्तों पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर करते रहिएगा। बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं जेपी सिंह साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज के वर्किंग पर, उसके इंटरनल डेमोक्रेसी पर, उसपे क्या बोलते हैं, छत्र दम के ऊपर, आला कमान, हाई कमान। डेमोक्रेसी भारत की सबसे बड़ी, दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही या पार्टी के अध्यक्ष हाई कमान और आला कमान है। इस लोकशाही का क्या होगा, भारत की जनता को सोचना बेहद जरूरी है। शुक्रिया सर, और आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर करते रहिए। जल्दी जेपी सिंह साहब के साथ एक और एपिसोड में जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया।